बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़ का फुल लेंथ टेस्ट 3 विच इज़ द लास्ट टेस्ट ऑफ योर एंटी टेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, वो आप लोगों ने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया। मैं अब आप लोगों के साथ इसकी डिस्कशन करूँगा। चैप्टर नंबर इसमें मैंने बुक फर्स्ट ईयर के भी सारे चैप्टर्स कोशिश की है कवर करने की और बुक 2 के भी। तो चैप्टर नंबर 2 से पहला एमसीक्यूज़ है विच इज़ द HTTP इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो HTTP को अंडरस्टैंड कीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ यू कैन से वाइड एरिया नेटवर्क्स का प्रोटोकॉल है। आप लोग जब कभी भी कोई वेबसाइट टाइप करते हो तो उसके शुरू में HTTP खुद से ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका वेब ब्राउज़र है उसे ऑलरेडी पता है कि इस प्रोटोकॉल्स के बगैर ये जो वेबसाइट को एक्सेस किया जा रहा है ये एक्सेस नहीं होगी, इसलिए आप इसको कभी टाइप नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली या बिल्ट इन विद योर वेब ब्राउज़र। मतलब आप लोग मोज़िला या गूगल क्रोम या कोई एनी या इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो ये उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, इसको पता है कि इस प्रोटोकॉल्स को, लेकिन हमने पढ़ना है कि ये काम क्या करता है। ये आपका जो वेब सर्वर है उसको लिंक करता है किसके साथ? गेस्ट कंप्यूटर के साथ। अब ये एमसीक्यूज में कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि द HTTP यूज कम्युनिकेट बिटवीन वेब सर्वर। अब सर्वर की बात पहले आ गई, इसीलिए आप इसको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि जनाब ये होस्ट कंप्यूटर के साथ लिंक हो रहा है, ये होस्ट कंप्यूटर को लिंक करके कम्युनिकेशन करवा रहा है। ये लिंक होस्ट कंप्यूटर इन अदर वर्ड इज़ द सर्वर, तो इसीलिए होस्ट तो इसमें नहीं आएगा। इंटरनेट आपको पता है जिस द वाइड एरिया नेटवर्क्स, द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड एंड लिंक है। तो ब्राउज़र, यस, ये आपके वेब सर्वर और ब्राउज़र के दरमियान लिंक करवा के आपके गेस्ट कंप्यूटर, यानी कि आपने लिखा घर बैठे www दिस लिखा, तो आपका जो ब्राउज़र है वो असल में वेब सर्वर के साथ लिंक हुआ और वो कम्युनिकेशन करवा रहा है। आप जिस कंप्यूटर से उसको ऑपरेट कर रहे हैं उसको आप गेस्ट कंप्यूटर, PC, टर्मिनल, मोबाइल फ़ोन, व्हाटएवर। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र बेसिकली इज़ अ सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली इंटरेक्ट विद द सर्वर और आपको कम्युनिकेशन करवाता है। और ब्राउज़र चल किस पे रहा है? गेस्ट कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन ऑफ द पैराग्राफ इनटू एनी टेक्स्ट एडिटर? किसी, अब टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले नोटपैड है, नोट करते जाइए प्लीज़। नोटपैड के बाद फिर है जी वर्डपैड, वर्डपैड के बाद है जी वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दे ऑल आर टेक्स्ट एडिटर, जो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, वो सारे, उन सबको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो न्यू लाइन पे जाने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। नहीं, शिफ्ट आपको पता है कॉम्बिनेशनल की है, ये हमेशा किसी अदर की के साथ कॉम्बिनेशन रहेगी, जैसे शिफ्ट, जैसे ऑल्ट, कंट्रोल, ये तीनों कीज़ हैं, इनको हम कंप्यूटर फील्ड में कॉम्बिनेशनल कीज़ कहते हैं। बिकॉज अगर आप सारा दिन शिफ्ट प्रेस करके बैठे रहेंगे तो कंप्यूटर को कोई असर नहीं होने वाला। बट अगर आप शिफ्ट A प्रेस करेंगे तो A कैपिटल लिखा जाएगा, आप शिफ्ट कंट्रोल डिलीट करेंगे तो कोई फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। बात फॉलो कर रहे हैं? तो दे ऑलवेज मेक सम सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ एंड देन परफॉर्म टास्क। तो आपके पास एमसीक्यूज है जी, आपने न्यू लाइन पे जाना है तो शिफ्ट तो नहीं आती, बैक स्पेस, तो बैक आने के लिए न्यू यानी कि फॉरवर्ड तो नहीं जाएगी। एंटर, यस, व्हेन वी प्रेस एंटर कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द न्यू लाइन, क्योंकि कर्सर को पता चलता है एंटर कमांड से कि जनाब यूज़र अब न्यू लाइन पे शिफ्ट होना चाह रहा है। टैब क्या होती है? वो कर्सर के रेंजेस, कर्सर की स्पेसेस, मतलब आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने मेंशन किया, तो ये 8 करैक्टर हैं, आपकी कर्सर आपका यहाँ पे है। आप टैब प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 करैक्टर की जगह छोड़ के कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है जिसको टैब, उसमें आप गौर करें तो एक एरो इस तरह बना होता है, एक एरो इस तरह। ये एरो असल में इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि आप कर्सर को आगे भी ले जा सकते हैं, आप कर्सर को वापस भी ला सकते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो ये होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब की है ये कितनी कर्सर को जंप करवाती है बेटा? ये 8 करैक्टर, कितने, यानी कि 8 लफ्ज़ों की
जगह छोड़ के, करैक्टर्स की जगह छोड़ के, हरूफ की जगह छोड़ के ये जंप करेगी और आगे चले जाएगी। सर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल बेटा, आप टैब की सेटिंग में जाके चाहें तो 25 करैक्टर्स के लिए जंप करवा लें, चाहें तो 50 करैक्टर्स के लिए जंप करवा लें, सब टू यू आप इसको किस तरह जंप करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी होती है। ये आप लोगों के पास हो गया जी MCQ नंबर 2 में जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास वो आ गया जी एंटर। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर टॉप लेवल डोमेन। जी टॉप लेवल डोमेन जो आपके पास है वो आप देख लें, ये सारी टॉप लेवल ही हैं। .edu यूज फॉर द एजुकेशन, .gov यूज फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, .com which is a commercial use domain and which is the top level domain and most frequently used domain, and .org for the organizations। ठीक है, जैसे NASA.org जैसे कुछ और ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली काम करती हैं, उनके साथ .org आते हैं। और .com आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के एंड पे .com .pk, ये pk पाकिस्तान की डोमेन है तो इसलिए वो .pk आप एंड पे लगाते हैं। तो MCQ नंबर 3 का करेक्ट आंसर जो है वो है चार्ली, विच इज़ C.com। ओके, MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट URL एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस को hotmail-com, कुछ नहीं है, हॉटमेल एक आपको बता दूं एक मेल सर्विसेज कंपनी है, और उसके बाद parkman@yahoo.com, ये कोई ईमेल एड्रेस तो ठीक है, series@hotmail.com ये एक ईमेल एड्रेस है और ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये जो बीटा है इसमें .om लिखा हुआ है, .om ये कॉम होता तो फिर ये भी ठीक था। ओके, डेल्टा पे है, HTTP आ गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये दो तो आ गए प्रोटोकॉल। उसके बाद हॉटमेल, उसके बाद .com डोमेन भी आ गई। तो हॉटमेल जो वेब का नाम है, मिडिल लेवल जो डोमेन है, मिडिल लेवल जो नेम है वो भी आ गई। तो ये एक प्रॉपर URL है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द वे इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लॉजिकल वर्ड्स विच इज़ यूज टू एक्सेस सम सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स, उसको हम URL कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो MCQ नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है, D। ओके, MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय द न्यू सर्वर्स। जी के बताइए जी कौन सा है प्रोटोकॉल जो कि न्यूज़ सर्वर्स के लिए, न्यूज़ सर्वर के लिए यूज़ होता है। वो NNTP, HTTP, TCP and IP and FTP। तो FTP is a file transfer protocols which is used for downloading and uploading of the files। TCP and IP ट्रांसफ़र, TCP जो है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको पता है, ये लॉजिकल एड्रेसेस और लॉजिकल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। HTTP आपको पता है वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। और NNT ये होता है जी नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो न्यूज़ सर्वर जो होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको NNTP कहते हैं, विच इज़ एन अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 6, द 4 नंबर्स इन IP एड्रेस आर कॉल्ड डोमेन। नो, डोमेन जो होता है वो URL का हिस्सा होता है, उसका IP सर्वर आप ये कह लें कि ये डोमेन नेम सिस्टम में इसका जिक्र आ सकता है। जैसे www.google.com है तो ये डोमेन नेम सिस्टम है, लेकिन इसका एक लॉजिकल एड्रेस भी है, जैसे 127.168.1.1.123। अब ये जो है ये इसका लॉजिकल एड्रेस है। दो चीज़ें हैं ना, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ये आप लोगों के पास लेट्स www.google.com ये आ गया, तो इसको हम कहते हैं ये DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है। लेकिन इसको ये तो यूज़र फ्रेंडली है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो इंटरनेट है, ये कंप्यूटर है, वो इसको यूज़ नहीं करता। जो ब्राउज़र है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आप एंटर करते हैं वो इसका एड्रेस उठा लेता है, जैसे लेट्स सपोज 171.168.1.123। ठीक है, तो ये है IP। तो जो कम्युनिकेशन है वो IP बेस्ड है। ये जस्ट आपके लिए है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। दुनिया में कहीं भी इसकी सर्वर या कंपनी शिफ्ट हो जाए, गूगल ही रहेगा। लेकिन उसके ये जो IP होते हैं ये वाले, ये हो सकता है हर महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद चेंज हो रहे हों, तो यूज़र कितने को याद करेगी, इसलिए यूज़र को डोमेन नेम सिस्टम पढ़ा दिया गया। अब IP चेंज होते भी रहे तो कुछ पता नहीं चलता, उससे कोई इशू नहीं पड़ता। आपका जो ब्राउज़र है
जिसने आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना है वो ऑटोमेटिकली इनको लर्न कर लेता है और लर्न करने के बाद इसको एक्सेस करके आपके सामने वो जो गूगल का जो पेज है उसको ओपन कर देता है। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट दिस। ओके, तो इसमें से ज़रा देखिए, इसमें अगर आप गौर करें तो मेरे पास आ गया द 4 नेम्स इन IP एड्रेस आर कॉल्ड डोमेन्स। तो डोमेन्स है एक्चुअली क्लियर राइट नाउ, and TLD and octal. Octal basically is the number system which we use in the computer sciences, and octets क्या है जी, असल में एक IP जो है उसके 4 पोर्शंस हैं। मसलन आप लोगों के पास आ गया जी 192.168.1.12, तो ये एक ऑक्टेट, ये एक ऑक्टेट, ये एक ऑक्टेट, ये एक ऑक्टेट। ये वाला ऑक्टेट 8 बिट्स का, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो मिला के टोटल ये कितने के हो गए? ये हो गए जी 32 बिट्स के। और एक IP आपको पता है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये हो गया IP, ये इसकी होगी जनाब सबनेट, ठीक है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू 255.255.255.0, तो ये भी ऑक्टेट्स ही होते हैं, बट इनमें से 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है नेटवर्क ID, जैसे ये इसकी नेटवर्क ID है, और ये जो होते हैं ये इसकी होस्ट ID होती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया नेटवर्क एंड होस्ट ID। तो MCQs नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑक्टेट्स, ठीक है। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट MCQs पे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रीड द बैंक चेक्स, ठीक है जी। बैंक चेक्स को रीड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन टेक्निक्स टू, दिस इज एक्चुअली द डिवाइस। इन सब में बारे में कॉमन बात है, ऑलवेज रिसीव डाटा इन एनालॉग फॉर्मेट, कन्वर्ट इनटू डिजिटल एंड सेंड टू कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स, ठीक है। तो OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR विच इज़ मैग्नेटिक, ये चेक बुक्स, चेक जो स्पेशल इंक से लिखे होते हैं इनको मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। बारकोड रीडर बेसिकली इज़ अ डिवाइस हु रीड द बारकोड्स, तो बैंक चेक वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं MICR। MCQs नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। MCQs नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स? जी इमेज स्कैनर नहीं जी, ये तो आम जनरल स्कैनर्स को शायद कहते हैं इमेज स्कैनर। कैट स्कैनर, एट कैट जो है वो है जी कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी, ठीक है। तो स्कैनर उसका ये जो पूरा बॉडी, जो CT स्कैन कहते हैं, पूरी बॉडी स्कैन होती है, जहाँ जहाँ पे बॉडी डिफ़ॉल्ट होती है, इशू होता है, वहाँ वहाँ पे उसको वो रेड कर देता है, और उसकी जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर उसको देख के बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जनाब बॉडी में कहाँ कहाँ पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म हो रही है, तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया बारकोड रीडर। वंस अगेन आपको बताया कि ये एक डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करती है और कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्मेट्स के अंदर एंड देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये बारकोड आ गया। उसके बाद कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, नो। कंप्यूटर एक्सेल टोपोग्राफी, नो। कंप्यूटर एडेड टोपोग्राफी, नो। नन, यस, नन इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे सर इसका फिर एक्चुअल आंसर क्या है, वो ज़रा लिख लें। वो होता है कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी, TOMOGRAPHY, टोमोग्राफी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल में आपके पास ये मेरे ख्याल यूज़ इन मेडिकल के अंदर डायग्नोसिस के अंदर ये इसकी एग्जांपल है, वहाँ से आपने इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेना है। इसको हम कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। इसको कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग जो होता है वर्ड ना, वो एडेड के लिए यूज़ होता है, जैसे कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जैसे कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जब कंप्यूटर बाय यूजिंग कंप्यूटर का वर्ड आएगा तो उसका मतलब आएगा कंप्यूटर एडेड। स्टोरी क्लियर हुई? तो ये क्योंकि बॉडी को स्कैन करने के लिए आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर ये कंप्यूटर एडेड का वर्ड हमने यूज़ कर लिया। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको लिखवा दिया। डेल्टा ऑप्शन नन इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। करेक्ट क्या है, अगर आपके पास इसमें मिस भी है तो ठीक है, नो इशू, तो आप इसकी करेक्ट ऑप्शन भी लिख लें। कंप्यूटराइज नहीं, कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी। ओके, MCQ नंबर 10, फॉर्मेट सी इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ वायरस। बूट सेक्टर आपको पता है जहाँ से कंप्यूटर लॉजिकली बूट लेता है, ये हार्ड ड्राइव्स के ऊपर होते हैं, उसके सेक्टर्स के ऊपर, इसलिए इसको बूट सेक्टर कहते हैं। ट्रोजन और यस, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेट सी। ये वायरस है जो छुप छुपा के सी को फॉर्मेट का एक्सटर्नल मेरे ख्याल वर्ड और एक्सेल वगैरह की जो फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करता है,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी डिलीट होती हैं। लॉजिक बॉम्ब एक सर्टन डेट एंड टाइम तक आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है, लेकिन सर्टन डेट एंड टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद जो डेटा है उसको वहाँ से रिमूव करता है और डिलीट कर देता है। उसके बाद आपके पास आ गया जी MCQs नंबर 11, अ वायरस दैट द वायरस दैट रेप्लिकेट इट सेल्फ इज़ कॉल्ड। जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वो कौन सा है जी? वो होता है बच्चों आपके पास वर्म्स। एक होता है बग। बग किसको कहते हैं? ये बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ एरर जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आती है, उसको हम कहते हैं कि जनाब ये बग है। और उसके बाद आपके पास आ गई वर्म्स। तो जो वर्म्स हैं वो ऐसी वायरसेस होती हैं जो कि अपने आप को क्या करती हैं, डुप्लिकेट करती हैं, और डुप्लिकेट करने के बाद कंप्यूटर के अंदर फैलती जाती हैं। वैक्सीन्स बेसिकली इज़ द नेम ऑफ एन एंटीवायरस। बॉम्ब इज़ इंस्पायर्ड बाय लॉजिक बॉम्ब, ठीक है, जहाँ से ये इंस्पायर्ड हो गई ये बनी हुई है वायरस, तो इसको हम कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। ओके, MCQs नंबर 12, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर क्राइम्स ऑफ दीज लिस्टेड बिलो। जी कंप्यूटर के इनमें से कौन सा क्राइम है जो नीचे आपके सामने लिखे हुए हैं जी? एक है जी एक्सटॉर्शंस ऑफ द बैंक फंड्स। नो, ये कंप्यूटर के अंदर तो नहीं आता। IRS डेटाबेस सबूटेज, ठीक है, जो आपका जो डेटाबेस का उसको डिस्टर्ब करना, सबूटाज करना, ये है नो इशू। पुटिंग पीपल्स ऑन जंक मेलिंग लिस्टेस, मतलब लोगों को जानबूझ के फजूल ईमेल करते रहना, तो ये भी क्राइम में नहीं आता। क्राइम में आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाते हैं, कि एक सॉफ्टवेयर बेसिकली इज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ समवन इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी। तो आप जब उसको हैक कर लेते हैं, उसकी की जनरेट कर लेते हैं, या उसकी की को पैच कोई लगा के जनाब आप इंजेक्शन लगा के उसका सॉफ्टवेयर इलीगली यूज़ कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड दिस इज़ द बिग क्राइम। ऐसी है जैसे आप किसी के घर पे कब्जा कर लें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये सॉफ्टवेयर पायरेसी। MCQ नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा है। MCQ नंबर 13, द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम इनटू मेमोरी एट द टाइम एंड परफॉर्म 2 और मोर प्रोसेस कंकरेंटली इज कॉल्ड, ठीक है। एक होता है कंप्यूटर के अंदर एट सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाना, उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक होता है कंप्यूटर के अंदर एट सेम टाइम कई टास्क परफॉर्म कर लेना, उसको मल्टी टास्किंग कहते हैं। तो मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग भी समझा दिया आपको, मल्टी प्रोग्रामिंग इज जस्ट एन ऑप्शन एंड डेल्टा इज़ नन इज़ जस्ट एन ऑप्शन। तो MCQs नंबर का 13 का जो करेक्ट आंसर है वो बीटा। MCQ नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर कंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ये वर्ड समझ लें, बाकी समझ ऐसे ही जैसे आपके मोबाइल की सेटिंग, तो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल्स को सेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी सेटिंग के लिए जो बटन इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? कंट्रोल पैनल में होते हैं। MCQ नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी MCQs नंबर 15, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट इज़ जी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट जो ऑप्शन है ये एन इंडिविजुअल की कॉम्बिनेशन। नो, ये इंडिविजुअल की कॉम्बिनेशन में नहीं है, रिकग्नाइज्ड बाय विंडोज़ ओनली, ये विंडोज़ के साथ ही है। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट की जो ऑप्शन है ये विंडोज़ के अंदर ही डिस्कस होती है। यूज़ टू क्लोज दी एक्टिव विंडोज़, ये एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं उसमें लिए तो शायद ऑल्ट प्लस F4 होती है। बोथ B एंड C नो। तो करेक्ट आंसर फॉर MCQs नंबर 15 इज़ रिकग्नाइज्ड बाय विंडोज़ ओनली, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास आ गया MCQs नंबर 15 का बीटा करेक्ट आंसर। हम चलते हैं जी MCQs नंबर 16 पे, एंड 16 पे आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड्स। अब ये क्लिपबोर्ड क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें जो आपका टेक्स्ट आप कॉपी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उस पर साइड पे आ रहा होता है। जैसे ये आपका बोर्ड है तो यहाँ साइड पे वो चीज़ें आ रही हो, उसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो कहते हैं जी कौन सा टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पे आता है? डिलीटेड टेक्स्ट नहीं तो वो तो डिलीट हो जाता है। रिपीटेड टेक्स्ट कौन से होता है? जो बार बार आप पेस्ट कर रहे हैं, नो वो भी नहीं आता। एंटर टेक्स्ट, आप जो नया टेक्स्ट वर्ड में एंटर कर रहे हैं वो भी नहीं। तो कौन सा? कॉपीड टेक्स्ट, जो आपने एक दफ़ा फर्ज करें आपने ये वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट टैब आपने कॉपी कर लिया, इसको आपने बार बार पेस्ट, जब इसको कॉपी करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, वहाँ से आप इसको बार बार पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो MCQs नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है, विच इज़ कॉल्ड कॉपीड टेक्स्ट। MCQs number 17, the number of the personal computer that have word processors installed is about
दुनिया जहान में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल ये यूज़ होते हैं, तो कहा जाता है दुनिया के 90% कंप्यूटर, दुनिया जहान में जितने कंप्यूटर उनका 90% ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को हर हाल में यूज़ करता ही है किसी न किसी शेप में। तो 90 डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर MCQs नंबर 17। MCQs नंबर 18 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर अलाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। जी दो फाइल्स को इकट्ठा करना है जी। ये MCQs एक और स्टाइल से भी आता है, वो भी मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो वो होती है जी, ये मैक्रोज आपको पता है बने बनाए कंटेंट्स। तो सोर्स ये है कि जैसे आप लोगों ने लिखा ब्यूटीफुल, तो उसको आप सिनोनिम्स चेक करते हैं, तो उससे मिलते जुलते वर्ड जितने हैं वो आपको बता देगा। अमेजिंग, वंडरफुल, लवली, जो भी हैं वो सारे आ जाएंगे। फुट नोट क्या होते हैं, आपने कोई पैराग्राफ लिखा तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके साथ उसकी डिटेल नीचे आ रही होती है, जो भी डॉक्यूमेंट को, उसको फुट नोट कहते हैं। ज़्यादातर पावर पॉइंट में इसको यूज़ किया जाता है स्लाइड्स के साथ। मतलब आपको ये एक वर्ड है और उस वर्ड को आपने, जैसे आपकी उर्दू और इंग्लिश की बुक्स में कोई वर्ड आता है तो एंड पे उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो असल में उस वर्ड का फुट नोट होता है। तो वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह में आप फुट नोट लगा सकते होते हैं, ठीक है जी। तो MCQs नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो है वो है चार्ली मर्ज। MCQs नंबर 19, इन विच टाइप ऑफ द फाइल द रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन द कैलकुलेटेड एड्रेस। अब फाइल्स की टाइप जो है वो आपको पता है जी, सीक्वेंशियल, रैंडम और इंडेक्स सीक्वेंशियल। तो जो कैलकुलेटेड एड्रेस स्टोर होते हैं वो इंडेक्स सीक्वेंशियल्स के अंदर होते हैं। वहाँ से आप उसके एड्रेस पे क्लिक करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली वो फाइल स्टोरेज मीडिया में किस नंबर पे पड़ी है आपको इस बात से नहीं पड़ता। आपने बस उसका कैलकुलेटेड एड्रेस रखना है, उसकी की फील्ड अपने पास रखनी है, जिससे आप उस एड्रेस को जस्ट आइडेंटिफाई कर सकेंगे जनाब यहाँ ये एड्रेस पड़ा है, और आप वहाँ से जाकर उस एड्रेस को कैलकुलेट कर लें, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड, ठीक है जी। तो ये इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स MCQs नंबर 19, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। उसके बाद हम चलते हैं जी MCQs नंबर 20, विच मॉडल ऑफ द डेटाबेस अलाउ ईच रिकॉर्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स। जी मल्टीपल पेरेंट्स और चाइल्ड रिकॉर्ड आप किस मॉडल के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं, वो देख लें जी। नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल्स या नन, ठीक है। तो आपके पास जो आ गया वो नेटवर्क मॉडल है। नेटवर्क मॉडल बेसिकली डिफाइन to access the multiple parents and child records at the same time. Relational because there is no physical connection between this and that, that's why हम रिलेशनल मॉडल को नहीं कहते। हायरार्किकल मॉडल वो वाला मॉडल है जिसमें आपको पता है जी पेरेंट्स है और उसकी चाइल्ड है, और एक पेरेंट्स के आगे जो चाइल्ड होते हैं उनका एक ही रिलेशनशिप है। मैनी चाइल्ड विद मैनी पेरेंट्स आप लिंक नहीं कर सकते। तो डेटाबेस अलाउ ईच रिकॉर्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड, यानी कि मल्टीपल पेरेंट्स चाइल्ड का मतलब है तो वो हो गया कौन सा, वो होगी जी नेटवर्क मॉडल्स। MCQs नंबर 20 का करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा। ओके जी 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर अलाउ टू स्पेसिफाइड मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जी वो मर्ज जी है जिसके थ्रू, ठीक है, मैक्रोज वंस अगेन बताया हुआ है, अच्छे सॉर्ट्स और मर्ज और लेआउट। जो लेआउट जो आपका वर्ड की स्क्रीन आपको नज़र आती है विच इज़ कॉल्ड लेआउट, ठीक है। 21 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मर्ज चार्ली। ओके MCQs नंबर 22, द बार दैट कंटेन द ग्रुप ऑफ कमांड इज़ कॉल्ड। वो वाली बार जिसमें ग्रुप ऑफ कमांड्स को हम लोग रखते हैं, वो कौन से। मेन्यू बार में आपको पता है मेन्यूज़ होते हैं, कमांड्स नहीं होती हैं। उसके बाद स्टेटस बार आपको स्टेटस बता रही है आपके डॉक्यूमेंट्स का। टाइटल बार बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन कर दी होती है। जैसे वर्ड में आपने को फाइल मिलाई माई फर्स्ट फाइल, तो टॉप पे लिखा आ रहा होगा माई फर्स्ट फाइल, तो वो टाइटल है। और उसके बाद टूल्स बार या टूल बार, तो बेसिकली ये पूरा वर्ड होता है टूल्स बार, ठीक है। तो टूल बार बेसिकली बार विच इंडिकेट मल्टीपल बटन एट सेम टाइम। तो उन बटन्स को आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स की ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं जी। टूल बार डेल्टा। MCQs नंबर 22 करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा। उसके बाद बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल्स। तो मास्टर फाइल आपको पता है हमेशा अपडेटेड और परमानेंट फाइल है। ट्रांसैक्शन फाइल बेसिकली इज अ टेम्परेरी फाइल विच इज़ जस्ट क्रिएटेड टू अपडेट द मास्टर फाइल। जैसे आपने मास्टर फाइल को अपडेट किया ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इसको हम टेम्परेरी। बैकअप वंस अगेन परमानेंट फाइल है, बिकॉज बैकअप इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज सेम लाइक मास्टर फाइल, बिकॉज इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ मास्टर फाइल्स you will definitely recover your data from backup files. So that's why backup file is much important as your master files. दोनों की केयर आपको एक हिसाब से करनी पड़ती है। तो टेम्परेरी जो है वो ट्रांसैक्शन फाइल है। तो MCQs नंबर 23 करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बीटा ट्रांसैक्शन फाइल्स। 24,
which file is fast in processing, sequential slower in processing, random fast in processing, बस इंडेक्स sequential या इंडेक्स रैंडम फाइल्स। तो जो रैंडम फाइल होंगी वही फास्ट होंगी, क्योंकि एमसीक्यू नंबर सी के अंदर ना इसमें कन्फ्यूजन है, वो देखें वो इंडेक्स सीक्वेंशियल है, ठीक है। तो ये इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल यस ये सबसे ज़्यादा फास्टर यही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके वो फील्ड्स होते हैं वो कैलकुलेट करके इंडेक्स पे रखे होते हैं, इंडेक्स जो होता है उसको स्पीडली कैलकुलेट करके फ़ाइल को एक्सेस करता है। यस, फाइल्स आर स्टोर्ड सीक्वेंशली बट देयर एड्रेस इज एक्सेसिबल बाय रैंडमली, उसको रैंडम सीक्वेंशियल फाइल करते हैं, सीक्वेंशली एज वेल एज रैंडमली, ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 24 करेक्ट आंसर इज चार्ली सी। MCQ number 25 which one is the first steps toward database development। जी डेटाबेस में आप वो प्लानिंग फिजिबिलिटी सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस के अंदर वो है जी लॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है। तो लॉजिकल डिज़ाइन बाकायदा तौर पर स्टेप है। डेटा मॉडलिंग आपको पता है, आप एंटिटी और उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ERD आपको पता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो MCQ नंबर 25 इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लॉजिकल डिज़ाइन अल्फ़ा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी MCQs नंबर 26 पे। विच मॉडल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स ऑफ द ERD की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मॉडल? तो मैंने आपको लिखवाए थे कि नेटवर्क मॉडल इज़ अ मॉडल, यस इज़ अ मॉडल। इनको स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, इनको डेटाबेस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, डेटाबेस मॉडल भी कहते हैं, डेटा मॉडल भी कहते हैं, ये सारे वर्ड इसी के ही हैं। अच्छा, उसके बाद रिलेशनल मॉडल, यस रिलेशन इज़ अ मॉडल, जो टाइप्स ऑफ द मॉडल इन डेटाबेस, और हियरार्किकल मॉडल, यस मॉडल। बट ERD को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ERD मॉडल भी होता है, जो आपकी बुक में 3 है, वैसे ही 4 होते हैं, ठीक है। इनको डेटाबेस स्ट्रक्चर स्कीमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज़ अ मॉडल जो कि ERD को रिप्रेजेंट करते हैं, वही उसका नाम है और वही उसके MCQs के अंदर भी मैंशनड है। बस आपको ये पढ़ाना था कि ये भी एक टाइप्स ऑफ मॉडल है, इसीलिए ये MCQs आया। MCQs नंबर 26 का करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे नन है, लेकिन आप इसमें लिख लें कि इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा, वो है ERD मॉडल्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल्स। MCQs नंबर 27 हाउ मैनी पार्ट्स द करेंसी फॉर्मेट डज यूज़। जी करेंसी की जो फॉर्मेट्स हैं वो कितने पार्ट्स यूज़ करती हैं बेटा? वो 4 पार्ट्स है, एक उसके सिंबल को, एक उसके पॉइंट को, एक उसकी पॉइंट से पहले वैल्यू, एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ठीक है। तो MCQs नंबर 27 का जो आंसर है वो है 4। अच्छा, उसके बाद 28 MCQs में वो कहता है जी इन H:N:S AM या PM जो भी है ये टाइम के हैं। द N पैरामीटर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दी, जो N पैरामीटर है वो किसको? तो H फॉर यूज़ आवर्स, N फॉर यूज़ मिनट्स, तो अल्फ़ा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, और S यूज़ फॉर सेकंड्स, ठीक है, मंथ्स ईयर्स नो। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है मिनट्स। उसके बाद 29 विच एरर्स अपीयर व्हेन अ स्मॉल वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट विद अ लार्ज वैल्यू। जब एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे एरर आता है, वो कौन सा? वो है कैंसुलेशन एरर्स। सिंटैक्स एरर तब आएगा जब आप किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल चीज़ मिस करेंगे। लॉजिकल एरर तब आएगा व्हेन वी फोर्स द सिस्टम टू डू सम इलीगल ऑपरेशंस, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, मतलब इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई, मतलब किसी नंबर को, किसी n को आप डिवाइडेड बाय 0 कर दें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया में ओपन प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नहीं है। आप जब सोल्यूशन ऐसी चीज़ों के लिए कंप्यूटर को फोर्स करते हैं कि आप ये वाला वर्क परफॉर्म करें, तो कंप्यूटर के तो पास ऑलरेडी सोल्यूशन नहीं है, तो उसका वर्क कैसे परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो एरर आती है आप लोगों के पास, उसको हम कैंसिलेशन एरर कहते हैं, सब्ट्रैक्शन एरर, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर। तो MCQs नंबर 29 का करेक्ट आंसर इज चार्ली। एंड MCQs नंबर 30 the functions can be called in other same functions। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम दूसरे फंक्शंस में कॉल कर सकते हैं, यस, ठीक है। फंक्शंस की तो ब्यूटी ये है कि ये एक दूसरे के अंदर कॉल होते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हमें फंक्शनिंग का फ़ायदा ही क्यों नहीं? बिकॉज हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 पढ़ाया था प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैंने फंक्शंस, कॉलिंग, स्कोप, लाइफ टाइम, वेरिएबल, ग्लोबल, लोकल, सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बिल्ट इन फंक्शन, यस बिल्ट इन फंक्शन अगेन एंड अगेन यूजेबल इज कॉलेबल विद एनी अदर फंक्शंस, ठीक है। तो बोथ A एंड B, यस बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 30 एंड नन देयर इज़ नो ऑप्शन। आपका ये वाला जो FLP है ये 3 था
और ये आपका लास्ट FLP था। मेरा आज एंट्री टेस्ट का आपका ये लास्ट लेक्चर भी है। एंड आई एम रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक यू गाइज विल गेट इंशाल्लाह very good marks in your entry test, and you will achieve very good ranks in your desired or your burning desired universities. Inshallah you guys will successful. I try to do my best in your all lectures. मैंने कोशिश की जो जो चीज़ें मेरे नॉलेज मेरे इल्म के मुताबिक या आपकी हेल्प के लिए ज़रूरी हैं वो डिस्कस किए। वंस अगेन मैं कहूँगा आपके ऊपर इम्प्रेशन डालना या आपके ऊपर अपनी एजुकेशन को शो करना, दिस इज़ नॉट अ प्रोस्पेक्टिव्स। मैं ना ऐसा करता हूँ, ना मुझे ऐसी आदत है, ना ही मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे मॉडर्न डेटाबेस और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम और जो वायरलेस जो WLAN नेटवर्क्स के उनके प्रोटोकॉल्स पढ़ाता रहूँ जो कि आपके पेपर में आने ही नहीं है। आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल पे 4 ईयर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हैं। मैं आपको वही चीज़ें डिस्कस की जो पेपर में आती हैं। बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें भी हैं, बहुत मुश्किल भी थी, जर्नल भी थी। आसान चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि ये पेपर में नहीं आती कि एंट्री टेस्ट में तो सर आसान चीज़ आती कोई नहीं है। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाइए। एंट्री टेस्ट में आसान चीज़ें भी आती हैं, बट आप जस्ट उनको इग्नोर करते हैं। जैसे अभी एक MCQs है, पहला MCQs है आपकी FLP का, देखें HTTP यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर। अब ये अगर आप ये वेब सर्वर का इवन एक दफ़ा आपके माइंड से वर्ड आउट हो गया तो आपने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी डेल्टा ऑप्शन पे जाना है, होस्ट कंप्यूटर। तो होस्ट तो ऑलरेडी वेब है, तो गलत हो गया ना। तो ये इस तरह की चीज़ें जानबूझ के कोई ऐसा वर्ड उसके अंदर लॉजिकल इंसर्ट किया होता है, वो एक आध वर्ड ही होता है जिसको बच्चे मिस करते हैं। जब वो मिस करते हैं तो डेफिनेटली उसका नंबर कट जाता है। और एंट्री टेस्ट की जो सबसे बुरी आदत, बुरी चीज़ मुझे पिछले कुछ 10-12 सालों में समझ आई वो यही नेगेटिव मार्किंग। आपके 5 नंबर तो जाने ही जाने हैं, लेकिन मेडिकल में है तो आपके 5 दूसरे भी जाने हैं। अगर इधर कैट में है तो आपके जो 5 आपने गेन किए हैं उसमें से भी 1 कट जाना है। तो नेगेटिव नंबर का बड़ा इशू है। प्लस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बच्चे मिस करते हैं। तो ये कोशिश कीजिए, मुझे आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब कैमरा है, कभी आप लोगों से डायरेक्ट भी मुलाकात होगी, इसी इंस्टीट्यूशन में होगी, और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होंगे तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा, अपने प्यारों का, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह, बाय बाय, टेक केयर।